Hello students, how are you? I hope you are doing well. So, सर्कुलर परमुटेशंस, ये जो शीर्षक दिख रहा है, ये जो टॉपिक दिख रहा है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट सेशन कहाँ आ गए हैं अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स आई वोंट टेल यू, तुम्हें खुद ही पता चल रहा होगा कि करते 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 जो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, एक बार अगर हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का सीख गए ना, आगे जैसे हमें कॉम्बिनेशंस करना है, कॉम्बिनेशन में उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तो है ही, बेसिक्स, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस, ये सब सीख जाएंगे ना, फिर देखना जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आने के चांसेस हैं, वो हम इतना कर पाएंगे, इतने अच्छे से कर पाएंगे कि तुम्हें कुछ नया दिखेगा ही नहीं, है ना. तो अब इसको शुरुआत करते हैं सर्कुलर परमुटेशंस की. ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस है. अब बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो है वो क्रिएट करके बैठे रहते हैं कि सर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत डिफिकल्ट आया, बहुत. इतना कुछ डिफिकल्ट आया नहीं है आपके एग्जाम्स में. जो हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम है, सीसैट का एग्जाम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी आता है ना. तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सारा ही सिखा देता हूँ क्योंकि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, होगा ही. पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस जिसको कहते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा. साथ ही साथ और भी एग्जाम्स हैं, कैट में आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट और भी एग्जाम्स में जहाँ जहाँ आता है, उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. और प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, बता ही चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो उसमें तो आएगा ही आएगा. और आए दिन के लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसीलिए वैसे भी सीखना चाहिए, है ना. चलो गाइस, सर्कुलर परमुटेशन शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए. अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना. इसमें होता क्या है सर्कुलर परमुटेशंस में कि जैसे मान लो अरेंजमेंट, सर्कल में जो अरेंजमेंट करते हो, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो, जैसे पहले तो मैं तुम्हें सिखा दूं, उसके बाद अच्छे से चीज़ों को सीख लोगे ना, तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. जैसे मैं n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर परमुटेशंस, मतलब सर्कुलर परमुटेशन कहते किसको है, हो सीधी सी बात है, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट सर्कल में, है ना. वृत्तीय व्यवस्था जो होती है, वृत्त में जो व्यवस्थाएं होती है ना, हाँ, उसको हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट कहेंगे, यही होता है ना. तो बैड, यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट में मान लो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तुम a1 a2 a3 ऐसे करके नाम देते हो, तो तुम किसी भी तरीके से अरेंज करोगे. जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे a1 से अरेंजमेंट करवाना शुरू करता हूँ, लाइक a1 a2 a3 ऐसे करके a4 अरेंजमेंट करोगे, a4 a5, है ना, a6 अरेंजमेंट कर लो, a7 a8, और ऐसे करते 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 करते, हाँ, यहाँ पे अरेंज करोगे an-1, और फिर लास्ट में n ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, ठीक है. तो मान लो ये जो अरेंजमेंट आया ना, a1 पहला से शुरुआत किया, और ये कैसे अरेंज कर रहे हो तुम एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कर रहे हो. तुम चाहो तो इसको क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी कर सकते हो, है ना. अब पहले एक बार सीख लो, उसके बाद तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब हुआ. समझना, ये n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब n कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे हो सकता है कि अगर 6 ऑब्जेक्ट लूँ, 7 ऑब्जेक्ट, हो सकता है 50वां ऑब्जेक्ट लूँ, तो n में ही 50वां ऑब्जेक्ट, अगर पूरा n है, मान लो 100 ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, उसमें 50वां अगर मैं लेता हूँ, तो वो 50वां मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. आई कैन से दैट xth नंबर, ठीक है, mth नंबर, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है. अब सुनना मेरी बात को, अभी अच्छे से सीखना, तभी तुमको समझ में आएगा सर्कुलर परमुटेशंस होता क्या है. सर्कुलर परमुटेशंस में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं. 4 पर्सन्स हैं, ठीक है, 4 पर्सन्स हैं ABCD नाम का. 4 पर्सन ABCD नाम का है, मैंने उनको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बैठा दिया, ABCD ABCD. अब एक बात बताओ, जब मैंने ABCD अरेंजमेंट किया इनका, सर्कुलर परमुटेशंस में किया इनका, तो A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ बैठा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज. ये इनका जो अरेंजमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है ना. ABCD अगर हम बोले ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, उल्टा बोलूंगा,
तो ए डी सी बी ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो गया, है ना। अगर इस तरह से देखेंगे ए बी सी डी तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, अगर इस तरह से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, है ना। तो अब सवाल ये उठता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तो बात हम बाद में करेंगे, हम पहले देखेंगे कि अरेंजमेंट हुआ ये कैसे। तो एक बात बताओ बच्चे, तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा, ये जो 4 लोग थे, 4 लोगों को हाँ हमने अरेंज किया इस सर्कल में। तो हमने ऐसे अरेंज किया कि ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हो, अगर हम ए बी सी डी को ले रहे हो तो। अब इन 4 लोगों को सर्कल में अरेंज किया तो अरेंजमेंट इस तरह का हुआ। अगर इन 4 लोगों को मैं लाइन में अरेंज करूं, इनका लीनियर अरेंजमेंट करूं, लीनियर अरेंजमेंट मतलब कि अगर मैं इनको ऐसे अरेंज करके रखूं, ये अरेंजमेंट इनका करूं, ये अरेंजमेंट, तो क्या होगा। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट इनका, सर्कुलर अरेंजमेंट ए बी सी डी, मतलब 4 लोग थे ए बी सी डी, ठीक है, अरेंजमेंट किया, तो इसका इनका जब लीनियर अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो इनका लीनियर अरेंजमेंट में मान लो मैं ए से शुरुआत करता हूं, तो ए यहां आ गया, ठीक है, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया और डी यहां आ गया, ठीक है बच्चे। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज, मैं रिशफलिंग नहीं कर रहा हूं। रिशफलिंग का मतलब ये होता है कि कोई कहीं भी बैठ गया, मतलब सी बैठ गया ए के जगह पे, बी बैठ गया डी के जगह पे, या डी बैठ गया सी के जगह पे, ऐसे करके रिशफलिंग कोई कहीं भी हो सकता है, बैठ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब ये कोई ऐसा है कि कोई पैटर्न नहीं है, डी चला गया बी के पास, ठीक है, बी चला आया ए के पास, ए चला गया सी के पास, और इस तरीके से क्या होता है कि रिशफलिंग हो गया। तो सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं जब हमारे पास एक ही अरेंजमेंट हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास एक ही अरेंजमेंट हो, लाइक ए बी सी डी, एक ही अरेंजमेंट हो, और अगर ये अरेंजमेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो इसी तरह का एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर हम करते रहें, ठीक है, करते रहे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, कि मैं ए बी सी डी के एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में, मान लो कि यहां चेयर था, यहां चेयर था, यहां चेयर था और यहां चेयर था, तुमने ए बी सी डी को बिठाया, तो यहां पे 4 लोगों का एक सर्कुलर अरेंजमेंट तुमने किया, तो यहां पे कितने 4 लोगों के एक सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोगों को 4 लीनियर अरेंजमेंट मिलते हैं। कैसे लीनियर अरेंजमेंट मिलता है, तो मैं तुम्हें ये समझा देता हूं। देखो, जैसे मैं कुछ ऐसे ही बैठाता हूं, ठीक है, मैं अब इन पर्सन्स को, ज्यादा कुछ करने वाला नहीं हूं मैं इन पर्सन्स का, मैं करूंगा क्या एक सेकेंड, पहले मैं बना ही लेता हूं, ठीक है, 2 3 फिर 4, मान लो मैं ये शो करने के लिए है 4, ठीक है बच्चे। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं एक चीज कर कह रहा हूं कि अगर यहां से यहां कर दो, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ठीक है। अब देखते चलो, जैसे ये तो ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इनके अरेंजमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं, बस मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही रखूंगा। मैं बस एक काम करता हूं, इस ए के चेयर पे डी को बिठा देता हूं, मैंने डी को आगे कर देता हूं। जैसे ही मैं डी को आगे करूंगा तो डी विल सिट हियर। अच्छा, डी अगर यहां बैठेगा तो ए आगे चला गया, अगर ए बी के जगह पे तो बी और आगे चला गया, और यहां पे सी आ गया। तो तुमने नोटिस किया कि हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज में ही एक एक जगह खिसका दिया, डी को ए के जगह कर दिया, तो ए बी के, बी सी के, सी और डी के। मतलब ये हुआ कि इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ भी नहीं, ये अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज ही रह गया। देखो ना, ये भी अरेंजमेंट अगर मैं यहां से ही देखूं तो ये ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज ही तो रह गया, इसका कोई अरेंजमेंट चेंज हुआ है नहीं, हुआ है ना अरेंजमेंट चेंज। तो इसका मतलब ये सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर मैं यहां से देखता हूं तो ए बी सी डी यही अरेंजमेंट रहा, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ए बी सी डी यही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहां अगर मैं इस चीज को लाइन पे देखूंगा अरेंजमेंट, तो इस बार यहां पे कौन बैठ रहा है, यहां पे बैठ रहा है डी, यहां पे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। मतलब डी जो
जो आखिरी में डी था वो उठ के कहाँ आ गया, शुरुआत में, आखिरी वाला डी उठ के शुरू में आ गया और सब एक एक स्थान खिसक गए। तो लीनियर अरेंजमेंट में सर्कल का ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट लगभग सेम ही है ना। तुम अगर यहां से, तुम यहां पे ये अरेंजमेंट को यहां से देख रहे थे, अब इसी अरेंजमेंट को तुम यहां से देखो, बात तो तुमको सेम लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। यहाँ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से देखो, तो तुमको जैसा यहाँ से दिख रहा था वैसा ही तुमको यहाँ से दिखेगा, तो सेम सर्कुलर अरेंजमेंट है। अब मैं अगर थोड़ा सा और आगे करूं, मतलब डी के जगह पे सी को खिसका दूं, सी को यहाँ डी कर दूं, यहाँ ए कर दूं और यहाँ बी, तो देखो तो फिर से अगर यहाँ बैठ के देखोगे तो अरेंजमेंट तुमको सेम लगेगा जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। लेकिन जब तुम यहाँ पे देखोगे तो डी के जगह पे सी आ गया, मतलब जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में, उसके बाद डी आगे खिसक गया, उसके बाद ए आगे, उसके बाद लास्ट में बी, और फाइनली जब तुमको ये चीज समझ में आ गया है तो बी को फिर से यहाँ पे लाओगे तो ये सी हो जाएगा, ये डी, ये ए। अगर यहां से तुम देखोगे फिर से तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम दिखेगा, बट इस बार जो लास्ट था ये बी यहां चला आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और फाइनली ए। तो तुमने एक चीज नोटिस किया, और जब आप यहाँ पे ए आया है तो अगली बार फिर से करोगे तो फिर से ए आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इसका मतलब ये समझ में तुम्हें आना चाहिए कि ये जो चारों के चारों अरेंजमेंट्स है ना बच्चे, सर्कल के चारों अरेंजमेंट्स, तो ये चारों अरेंजमेंट सेम है। मतलब तुमको यहां बैठ के जो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दिखेगा, क्योंकि रीशफलिंग नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अरेंजमेंट सेम चेंज हुआ है, ए बी सी डी जिस अरेंजमेंट में बैठे थे उसी अरेंजमेंट में भी यहाँ भी बैठे हुए हैं, बस इनकी कुर्सी चेंज कर दी गई है और देखने का जगह चेंज कर दिया गया है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे अरेंजमेंट सेम दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो सेम दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज सेम दिख रहा है, मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज सेम दिख रहा है। तो ये जो चारों अरेंजमेंट है ना, चारों अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट सेम है, एक ही अरेंजमेंट है। लेकिन जब मैं चार पर्सन्स को देखता हूं एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाता हुआ, तो चार पर्सन एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट में है, तो यहां पे चार लीनियर अरेंजमेंट फॉर्म हो जाता है। मतलब चार पर्सन का अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था होती है, वृत्तीय व्यवस्था होती है बैठने की, ठीक है, तो अगर हम लीनियर में देखें तो उनकी चार रेखीय व्यवस्था हो जाएगी बैठने की। मतलब ये बात एकदम ध्यान रखने वाली है, इसी से तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर चार पर्सन्स थे, चार लोग थे, ठीक है, चार लोग थे, तो चार लोगों की अगर एक वृत्तीय व्यवस्था है तो चार रेखीय व्यवस्था है। मतलब अगर चार पर्सन का एक सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, एक सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सब एक ही है, ठीक है, लेकिन ये सब एक नहीं है, ये चार हैं, है ना। तो लीनियर अरेंजमेंट ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्कुलर अरेंजमेंट, और ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर अरेंजमेंट। ट्राई समझना मेरी बात को बच्चे, लीनियर अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स। तो अब एक बात बताओ कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट एक होता है, ये सब एक है, तो लीनियर अरेंजमेंट चार होता है, माने ए यहां बैठता है, बी यहां, सी यहां, डी यहां, फिर डी मूव कर जाता है, यहां चला आता है, तो लीनियर अरेंजमेंट बदल गया। क्योंकि यहाँ पे बैठने का फ्रेम नहीं बदल सकते हो आप, यहाँ तो आप उठ के बैठ यहाँ चले आओगे, यहाँ से देखना शुरू कर दोगे, यहाँ तो आप वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट तो चार लीनियर अरेंजमेंट होता है। तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट पे चार लीनियर अरेंजमेंट होगा, तो दो सर्कुलर अरेंजमेंट पे 2 गुना 4 लीनियर अरेंजमेंट होगा, तीन सर्कुलर अरेंजमेंट पे 3 गुना 4 लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो अगर x नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो x गुना 4 अरेंजमेंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चार क्यों? क्योंकि चार ही लोगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ चार था, ठीक है, तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट पे चार लीनियर अरेंजमेंट, दो सर्कुलर अरेंजमेंट पे 2 गुना 4 लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, तीन सर्कुलर अरेंजमेंट पे 3 गुना 4 लीनियर अरेंजमेंट। ये बात समझ में आ गई? तो अगर हम इस चीज को यहां पे देखें तो यहां पे कितने अरेंजमेंट होंगे? यहां पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, A1 A2 A3 A4 से लेकर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तक है। तो अगर मैं n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूं तो एक अरेंजमेंट, एक बार अगर n को अरेंज करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो
एक अरेंजमेंट एन ऑब्जेक्ट का वन सर्कुलर अरेंजमेंट इक्वल टू एन लीनियर अरेंजमेंट। हाँ, ए मतलब एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का वन सर्कुलर अरेंजमेंट इक्वल टू एन नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर वन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, फॉर वन circular arrangement of for one circular arrangement of n objects total number of linear arrangement is n, total number of linear arrangements is n। समझना मेरी बात को बच्चे, अगर n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर, ये मात्र एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। अब सब रीशफलिंग भी तो करेंगे ना, कोई कहीं बैठेगा अगर अरेंजमेंट में an चला गया a7 पे, a7 चला आया a4 पे, तो रीशफलिंग होगा, है ना। तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे तो पहले तो वन सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, ऐसा ना हो कि तुम्हें समझ में ना आए। फॉर वन सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स total number of linear arrangements total number of linear arrangements is n, total number of linear arrangements is n। ठीक है, अब तुम ये समझो कि एक n ऑब्जेक्ट्स का एक सर्कुलर अरेंजमेंट टोटल n लीनियर अरेंजमेंट करता है। तो अगर मान लो कि n ऑब्जेक्ट के हमें पता नहीं है कितने सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे, ये नहीं पता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके कितने सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे। तो मैं मानता हूं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज x। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि लेट द टोटल सर्कुलर arrangements of n objects be x। अब तुम समझो मेरी बात को, अगर यहां पे n ऑब्जेक्ट्स का एक सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसका टोटल एक सर्कुलर अरेंजमेंट, तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट एन ऑब्जेक्ट का उस समय एक सर्कुलर अरेंजमेंट पे एन लीनियर अरेंजमेंट होगा। और माना कि टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट जो एन ऑब्जेक्ट का यहां पे बनेगा वो है एक्स, तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितना बनेगा उस केस में। हाँ, देन टोटल लीनियर अरेंजमेंट्स इक्वल टू x इंटू एन, xn होगा। यही चीज होता है ना कि अगर फॉर वन सर्कुलर अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स n, if there are total x circular arrangements for n objects then total number of linear arrangement will be x into n, nx। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट होता है xn, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स का। जब x होगा टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट n ऑब्जेक्ट का, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट हमें नहीं पता है क्या है, इसलिए हमने x माना है। ठीक है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट का n लीनियर अरेंजमेंट होता है, तो x नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट का x इंटू n लीनियर अरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर मैं n ऑब्जेक्ट का केवल लीनियर अरेंजमेंट करूं, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का लीनियर अरेंजमेंट कितना होता है, npn, मतलब जब सारे ऑब्जेक्ट्स को आप लेते हो, टोटल ऑब्जेक्ट्स को आप लेते हो और टोटल ऑब्जेक्ट्स का आप अरेंजमेंट करते हो, तो कितने वेज में करते हो, तो n और सबको एक साथ ले रहे हो तो pn, मतलब सीधा n फैक्टोरियल कहेंगे। तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स
n objects is npn, that is n फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, ये भी n ऑब्जेक्ट का टोटल लीनियर अरेंजमेंट है x इंटू एन, राइट? दिस इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, और n फैक्टोरियल इज द टोटल लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों सेम है कि नहीं है? n ऑब्जेक्ट का ही लीनियर अरेंजमेंट ये भी है, ये भी है, और n ऑब्जेक्ट का ही लीनियर अरेंजमेंट ये भी है, दोनों सेम है। और अगर दोनों सेम होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इफ बोथ आर सेम देन वी कैन राइट इट एज x इक्वल टू सॉरी x n इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट्स वाई x इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n, और x इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n का मतलब n फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n, और नीचे में ऑलरेडी n है, n कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू आ गया n माइनस वन फैक्टोरियल। इसका मतलब साफ होता है कि अगर देर आर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स then total circular arrangement of n number of objects will be n minus 1 factorial। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल। ये चीज तुमको समझना पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ो, सीखो। एक बार सीख गए ना बच्चे, फिर कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो अगली बार से मैं इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं समझता हूं, मैं बस इतना ही जितना बताना था मुझे लगता है कि तुम समझ पा रहे होगे, और इतना ही काफी है समझने के लिए कि कोई भी अगर अरेंजमेंट आपको कहता है निकालने को, तो अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर हम बात करता है ये कोई भी यहाँ पे, तो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करता है तो सर्कुलर अरेंजमेंट क्या है? यहाँ सिंपली अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। तो अगर मान लो कि सर्कुलर अरेंजमेंट एग्जाम्पल में कोई कहता है कि यहाँ पे देर आर 10 persons, 10 persons टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, और 10 persons टू बी seated around a circular table। ठीक है, 10 persons to be seated around circular table, in how many 10 persons to be seated around a circular table in how many ways? In how many ways can we do that? ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट। तो सिंपल सी चीज है, 10 पर्सन्स है, इसका मतलब यहाँ पे n कितने हैं? 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट विल बी n माइनस वन फैक्टोरियल। तो 10 माइनस वन फैक्टोरियल इज टोटल 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 माइनस वन फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल विल बी द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 10 persons who have to be seated around a circular table। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और है इसमें बात करने में सर्कुलर अरेंजमेंट में, और वो है इसमें जाने से पहले, क्वेश्चन में जाने से पहले, कि इफ योर अरेंजमेंट इफ योर एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। ठीक है, इफ एंटी क्लॉकवाइज if clockwise and anti-clockwise, if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, if clockwise and anti-clockwise arrangements are same। ठीक है, if clockwise and anti-clockwise arrangements are same,
तुम्हें पता है इस कंडीशन में क्या होता है जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि इफ वी हैव n डिफरेंट बीड्स, हाँ, एंड वी हैव टू फॉर्म अ नेकलेस, n डिफरेंट बीड्स टू फॉर्म अ नेकलेस, तुम समझो मेरी बात को। देयर आर n different beads to form a necklace. In how many ways we can do that? In how many ways necklace can be formed? Necklace can be formed. अब तुमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहां पे अगर डिफरेंट बीड्स मतलब मोतियों, ठीक है, कि ये जो नेकलेस बनाओगे तो ये नेकलेस कैसे बनाते हो, मोतियों को पिरोते हो, ठीक है, और फिर नेकलेस बनता है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे आप देखोगे मोतियों से मान लो n नंबर ऑफ डिफरेंट बीड्स हैं, जिससे कि आप मोतियों को नेकलेस बनाओगे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आइदर आप क्लॉकवाइज उसको उन बीड्स को क्लॉकवाइज पिरोना शुरू करो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज पिरोना शुरू करो। इन बोथ द सिचुएशन हाँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल रिमेन सेम, मतलब क्लॉकवाइज पिरोगे तो भी वैसा ही वही बीड्स जाएंगे और नेकलेस फॉर्म करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम करोगे तो वही चीज क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ इस चीज को, बहुत ही बेसिक सी बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझो कि मैं अगर यहाँ पे नेकलेस बनाता हूँ तो मैं क्लॉकवाइज यहाँ पे बीट्स रखता हूँ 1 1 2 ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे क्लॉकवाइज बीट्स रखता हूँ, ठीक है। तो या फिर अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज बीट्स रखता हूँ, अरेंजमेंट तो दोनों सेम ही होगा ना, एक ही तरह का अरेंजमेंट होगा। आप ऐसे रख दो 1 2 3 4, ठीक है, उसका तुम अरेंजमेंट कर लो यहाँ पे, या फिर 1 2 3 4 ऐसे रख दो, उसका तुम अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर अरेंजमेंट करोगे, बीट्स डालोगे, माने एक बीट इधर से डाला, फिर दूसरा इधर से, फिर तीसरा इधर से, फिर चौथा इधर से, मतलब टोटल अरेंजमेंट जो आया इसमें, फिर एक बीट इधर से डाला, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, फिर चौथा इधर से, और इधर जो किया, क्या दोनों सेम टाइप का अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? मतलब इधर वाला अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तुम कह लो अगर तुम यहां नीचे से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बोथ आर सेम इन दिस केस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे क्लॉकवाइज जितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है, अगर उतने ही अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज बन गया तो इसका मतलब दो दो बार हो गया, कोई भी अरेंजमेंट एक ही तरह के अरेंजमेंट 2 टाइम्स हो गए। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इफ फॉर वन अरेंजमेंट, हाँ, मींस हियर इफ वी आर टेकिंग 2 अरेंजमेंट्स, मतलब anti-clockwise arrangement and clockwise arrangement, if we are taking 2 arrangement, it gives you only one arrangement, it shows you only one type of arrangement, that means repeated arrangement, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 अरेंजमेंट करोगे तो तुमको एक जैसा दिखेगा, ठीक है, जब तुम 2 अरेंजमेंट करोगे तो एक जैसा दिखेगा। तो अगर n डिफरेंट बीड्स हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? तो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इन दिस केस विल बी n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि तुम्हें पता है कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट होता ही है n-1 फैक्टोरियल अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं? सो देयर आर टोटल n बीड्स, सो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट हियर इज n-1 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इज n-1 फैक्टोरियल। तो नॉर्मली अगर हम ऐसे भी लिख देंगे तो तुम इसको ऐसे ही रखना, n-1 फैक्टोरियल का मतलब समझना कि n-1 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट विल बी, if there are n different beats, so total number of circular arrangement will be n-1 factorial, right? But in this case all clockwise arrangement, all anti-clockwise arrangements will be same, मतलब क्लॉकवाइज जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर देखोगे तो सेम सेम दिखेगा। तो कहने का मतलब एक ही अरेंजमेंट दो दो बार आ गया,
तो जब एक ही अरेंजमेंट दो दो बार आ गया तो एक्चुअली में ये जो टोटल अरेंजमेंट होगा ये बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब बाय 2 से डिवाइड होगा तो टोटल अरेंजमेंट जब व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है ये होता है 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा कॉन्सेप्ट। व्हेन योर clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then total number of arrangement in this case, circular arrangement in this case will be n minus 1 factorial divided by 2। आई होप तुम्हें समझ में आ गई हो। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इतना दिमाग लगा ही लिया तो क्वेश्चन पे देखो कैसे फटाफट फटाफट करके निकल जाएंगे हम। देखो हाँ, इन हाउ मेनी वेज 5 इंडियंस, ठीक है ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 इंडियंस and 4 Englishmen can be seated at a round table if there is no restriction, all the 4 Englishmen sit together, all the 4 Englishmen do not sit together, no 2 Englishmen sit together। अब यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ है कि अगर 5 इंडियंस हैं और 4 इंग्लिशमैन है तो उनको एक राउंड टेबल में अगर आपको बैठाना है तो कितने वेज में अगर बैठाओगे आप। अगर पहला सवाल है, ठीक है, 5 इंडियंस हैं तो 5 इंडियंस and 4 Englishmen, 4 Englishmen, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 इंडियंस है एंड 4 इंग्लिशमैन है तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूं यहाँ पे फर्स्ट वन कि मैं देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर इंपोज नहीं है तो सबको बिठाना पड़ेगा। तो सबको बिठाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 5 + 4 पहले 9 कर दो टोटल, तो 5 + 4 9 कर दिया, और देर आर टोटल 9 persons in which 5 are Indians and 4 are Englishmen। मतलब यहाँ पे 5 अगर इंग्लिशमैन 4 इंग्लिशमैन है और 5 इंडियंस हैं तो दोनों को जोड़ा तो टोटल 9 persons है, और 9 persons को अगर हम यहाँ पे बिठाना चाहेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट में तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 - 1 फैक्टोरियल, एंड 9 - 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना तरीका होता है बच्चे, तो ये होता है 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो 8 फैक्टोरियल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द 4 इंग्लिशमैन सिट टुगेदर। अब सवाल ये है कि आपको ऐसे बिठाना है कि चारों के चारों इंग्लिशमैन एक साथ बैठे, जहां भी बैठेंगे एक साथ। तो वो वाला कहानी याद आया जब हम लोग वॉवेल के क्वेश्चन करते थे, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो उस कंडीशन में क्या करते थे, सबसे पहले 5 इंडियंस तो थे ही हमारे पास, ठीक है। अब मैंने 4 इंग्लिशमैन को एक मान लिया, 5 इंडियंस थे ही, चूंकि सबको साथ बिठाना है, रिशफलिंग बाद में करेंगे, इनका अरेंजमेंट बाद में करेंगे, बट चारों को साथ बिठाना है तो इनको एक मान लिया, ठीक। तो 5 + 1 टोटल कितने हो गए, 5 + 1 वो हो गए 6, ठीक है। लेकिन अगर 6 होता है तो सर्कुलर अरेंजमेंट इसका कितना होता है, 6 - 1। सो 5 इंडियंस + 1 मीन्स 4 एज कंसिडर्ड एज 1, क्योंकि सबको एक साथ बिठाना है तो पहले सबको एक मान लो, और जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो उस एक ग्रुप में कितने लोग थे, 4 ना, तो वो चारों अपने आप में 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे, है ना। तो इसका मतलब मैंने 5 इधर, इसको एक माना, टोटल 6 हो गया। तो इनका जो सर्कुलर अरेंजमेंट मैं करूंगा तो इसका सर्कुलर अरेंजमेंट होगा कितने वेज में, तो इसका सर्कुलर अरेंजमेंट होगा 6 - 1, ठीक है, 6 - 1 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। अब 6 - 1 फैक्टोरियल वेज का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल वेज में होगा, ठीक। अब 5 फैक्टोरियल वेज में 5 इंडियंस बैठा हुआ है और ये सारे इंग्लिशमैन जिसको एक माना है तुमने वो बैठे हुए हैं। अब वो जो चारों इंग्लिशमैन जिसको तुमने एक माना था वो सब साथ बैठे हुए हैं, इसमें जहां भी बैठेंगे साथ बैठेंगे, वी हैव टेकन देम वन एज टुगेदर। तो लेकिन वो अपने अपने पोजीशन को तो अपने आपस में तो रिशफलिंग करेंगे ना अरेंजमेंट, तो आपस में वो कितने तरीके से करेंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से करेंगे। तो मल्टीप्लाई हियर बाय 4 फैक्टोरियल, अपने आप आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इन विच ऑल इंग्लिशमैन विल सिट टुगेदर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऑल द 4 इंग्लिशमैन डू नॉट सिट टुगेदर। तो भाई साहब आपको पता ही है, आपको टोटल अरेंजमेंट पता है 8 फैक्टोरियल है,
उसमें से आपको ये भी पता है कि टोटल अरेंजमेंट अगर 8 फैक्टोरियल है, उसमें से ऐसे अरेंजमेंट जिसमें सारे इंग्लिशमैन एक साथ बैठ जाएं वो है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो होगा कि ऐसे अरेंजमेंट इन विच इंग्लिशमैन डू नॉट सिट टुगेदर, कोई भी इंग्लिशमैन एक साथ नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो ऑल 4 इंग्लिशमैन डू नॉट सिट टुगेदर, मतलब चारों एक साथ नहीं, और कोई भी तो नहीं कहेंगे, चारों एक साथ कभी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिंपली ऐसे क्वेश्चंस के लिए 8 फैक्टोरियल टोटल में से माइनस कर देना चाहिए जो यहां आया था, कि दैट मीन्स दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच all Englishmen all Englishmen will sit together, or when you subtract the total number of arrangement in which all Englishmen will sit together from total number of arrangement of all 9 persons in a, around circular table, then you will be getting the total number of ways of arrangement around circular table in which no 4 Englishmen will sit together इन दिस वे। अब इसको सॉल्व करना है तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व। 8 फैक्टोरियल में होता है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8, तो तुम 5 फैक्टोरियल को बाहर कर लो कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा क्या 6 7 8, ठीक है, माइनस 4 फैक्टोरियल का 24, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व करने की यहाँ कोई खास वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तुम्हें मैं करवा देता हूँ जानबूझ के, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलो बेटा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं इसमें। एक है ठीक है, नो टू इंग्लिशमैन सिट टुगेदर, मतलब किसी भी दो इंग्लिशमैन को एक साथ नहीं बैठने देना है, कोई भी दो इंग्लिशमैन को एक साथ नहीं बैठने देना है। ये एक ही तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि पहले तुम 5 इंडियंस को कैसे बिठाओगे, जैसे 5 इंडियंस हैं, मान लो पहला इंडियन यहाँ पे है, ये इंडियन, एक इंडियन, 2 इंडियन, 3 इंडियन, 4 इंडियन, 5 इंडियन है, ठीक है, इंडियन 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 है ना, ये सभी इंडियंस हैं। तो ये 5 इंडियंस को तुम जो बैठाओगे कितने तरीके से, सो इफ देयर आर 5 इंडियंस देन यू कैन मेक देम सिट इन 4 फैक्टोरियल वेज, सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ऑल इंडियंस। ये 4th नंबर क्वेश्चन मैं इधर करता हूं बेटा, ध्यान से देखना, 4th नंबर क्वेश्चन, तो ये जो इंडियंस हैं 5 इंडियंस हैं, सो दे कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, 5 इंडियंस कैन सिट अराउंड सर्कुलर टेबल इन 4 फैक्टोरियल वेज। क्यों, क्योंकि 5 - 1 वेज में होगा 4 फैक्टोरियल वेज। अच्छा अब ये 5 इंडियंस को तो आपने बिठा दिया 4 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है, बट नो टू इंग्लिशमैन विल सिट टुगेदर, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हम इंडियंस के बीच में देखेंगे, यहां सीट है, यहां सीट है, यहां सीट है, यहां सीट है और यहां सीट है। अगर हम यहां इंग्लिशमैन बिठाते हैं, यहां इंग्लिशमैन बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं। अब है तो हमारे पास 4 ही इंग्लिशमैन, लेकिन पोजीशंस कितने हैं 1 2 और या हाँ 1 2 3 4 5, कितने पोजीशंस हैं, कितने सिटिंग पोजीशंस हैं यहाँ पे 5। तो मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, या फिर यहाँ बिठा सकता हूँ, है ना। मतलब मैं बस पोजीशंस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि देयर आर 5 इंग्लिशमैन, ये है तो 4 ही, तो बट वी हैव टोटल 5 पोजीशंस, 1 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो 5 पोजीशंस पे ही इन्हीं चारों जो पोजीशंस हैं, इन्हीं चारों अरे जो सिटिंग पोजीशंस हैं, इन्हीं में से कहीं पे भी इंग्लिशमैन बैठेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये इंग्लिशमैन एक यहाँ आ गया और यहाँ वाला भी उठ के यहाँ आ गया, नहीं। जब पोजीशंस ही इतने हैं तो जो भी इंग्लिशमैन आएंगे वो इन्हीं पोजीशन में से क्या होगा, रिशफलिंग करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि जब आपने इंडियंस को पहले ही फिक्स कर दिया है 4 फैक्टोरियल वेज में, तो 4 थोड़ा सा स्पेस डाल के लिखना मुझे लगता है, हाँ कोई नहीं लिख दो, 4 फैक्टोरियल वेज में अगर आप इसको अरेंज कर रहे हो इंडियंस को, तो जब देर आर 5 पोजीशंस, तो 5 पोजीशंस बचे, उसमें आपको
4 इंग्लिश मैन को अगर अरेंज करना है तो कितने वेज में करोगे? 5p4 वेज में करोगे। तो इन दिस सिचुएशन 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4, ये जब करोगे ना तो देखोगे कोई इंग्लिश मैन एक साथ बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेस ही नहीं बच रहा है जहां पे वो जाके एक साथ बैठ सकते हो। ठीक है, इसके केस में ऑल्टरनेट भी कह सकते हैं इसको, है ना। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इसलिए भी नहीं, हम यहाँ पे ऑल्टरनेट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक सीट वैकेंट हो जाएगा तो ऑल्टरनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 इंडियंस एक साथ बैठेंगे ही बैठेंगे, है ना। उस ऑल्टरनेट होने के लिए कम से कम बराबर होना चाहिए, जितने इंडियंस थे उतने ही इंग्लिशमैन भी हो जाए तो ऑल्टरनेट बोला जा सकता है उसको। हाँ ठीक है, इस चीज़ को समझना। 5p4 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 फैक्टोरियल रहने दो, 5p4 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। इसको सॉल्व कर लोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो गाइस, आई होप ये क्वेश्चन समझ गए हो। आगे भी आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ अच्छा, ये देखो ये देखो, ये वही क्वेश्चन है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 इंडियंस एंड 5 इंग्लिश मैन बी सीटेड अलोंग अ सर्कल सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। वही क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था कि अगर 5 इंडियंस और 5 इंग्लिश मैन हो जाए तो सर्कल के अराउंड उनका सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो कि वो ऑल्टरनेट बैठेंगे। अब कुछ बताने की खास जरूरत तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को पड़ेगी, है ना। हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पे 5 सीटिंग अरेंजमेंट, 3 4 5। अगर मैं इंडियंस को रख रहा हूँ, इंडियंस को यहाँ पे ऐसे रख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले इंडियंस को अरेंज करोगे, 5 इंडियंस को तो 5 फैक्टोरियल वेज में करोगे। तो बचा क्या पोजीशन? 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन है, तो 5 पोजीशन पे 5 इंग्लिशमैन जाएंगे। कितने तरीके से? 5p5 तरीके से। तो 5p5 अगर ये भी होगा तो ये भी 5 फैक्टोरियल, माई मिस्टेक 5 इंडियंस है, 5 इंडियंस हैं, तो 5 इंडियंस को का सर्कुलर अगर अरेंजमेंट करोगे तो 4 फैक्टोरियल वेज में करोगे, राइट। एंड देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे देर आर 5 पोजिशंस एंड 5 इंग्लिशमैन टू बी सीटेड हियर इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज, जिसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो योर आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा? ऑल्टरनेट ही तो बैठेंगे। देखो, एक इंडियन बैठा, दूसरा इंग्लिशमैन, फिर इंडियन, दूसरा इंग्लिशमैन, फिर इंडियन, फिर इंग्लिशमैन, फिर इंडियन, फिर इंग्लिशमैन, फिर इंडियन, फिर इंग्लिशमैन, ऐसे ही तो बैठेंगे। अब रिशफलिंग करेंगे तो अपने अपने प्लेस पे करेंगे ना। इंडियन अपने प्लेस पे करेगा इंडियंस, और इंग्लिशमैन अपने प्लेस पे करेगा, है ना। लेकिन होंगे तो ये ऑल्टरनेट ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, a round table conference is to be held between 20 delegates of 20 countries. In how many ways can they be seated if two particular delegates are always to sit together? है ना, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उसमें 20 डेलीगेट्स हैं 20 कंट्रीज के, है ना। बहुत सारे होते हैं ना, ब्रिक्स वगैरह सब जो आप देख रहे हो, बड़े बड़े लेवल पे हम लोगों का होता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टू सिट टुगेदर? कितने वेज में इनको बिठाया जा सकता है जहां पे 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स को हमेशा एक साथ बिठाना है? अब ये एक साथ वाला मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा बच्चे आप लोगों को। एक साथ बैठाने की कहानी बहुत ही सिंपल हो गई है, और वो ये है कि पहले जिन 2 डेलीगेट्स को साथ बिठाना है उसको, टोटल कितने थे आपके पास? 20, ठीक है, टोटल 20 है। जिन 2 डेलीगेट्स को आपको साथ बिठाना है, ठीक है, 2 पर्टिकुलर, 2 माइनस कर दिया, बचे कितने? 18। समझना, 18, 2 माइनस कर दिया तो 18। अब उन दोनों को साथ बिठाना है ना आपको, तो उन दोनों को एक मान लो, हाँ, टेक देम एज वन। तो अगर मैं उनको एक मान लेता हूं तो 18 + 1 टोटल कितने हो जाते हैं? 9 डेलीगेट्स, ठीक है, जिनको साथ बिठाना है वो एक है, तो देयर आर, सॉरी 9 कह रहा हूं, 19 डेलीगेट्स। तो 19, नाउ दीज 19 delegates to be seated around circular table or round table in how many ways? It is, since it is circular arrangement, so if there are 19 is n, then total number of arrangement will be, circular arrangement will be n minus 1 factorial, that means 19 minus 1 factorial। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 20 में उन 2 डेलीगेट्स को, 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स को हटाया,
18 वर देयर, 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स को 1 कंसीडर किया, 18 प्लस 1 19 हो गए. नाउ total number of sitting arrangement will be 19 minus 1 factorial is the total number of sitting arrangement. But then this is total number of sitting arrangement, but two particular delegates will be together. In this situation, two particular delegates will be together always, but then they will also rearrange their positions, they will also reshuffle their positions. मतलब दो पर्टिकुलर डेलीगेट्स है ए एंड बी, वो एक साथ तो बैठेंगे लेकिन वो भी तो अपने पोजीशन को चेंज करेंगे ना. ए अगर यहाँ है बी यहाँ है, हो सकता है ए इधर आ जाए बी इधर आ जाए, है ना. तो कितने वेज में, तो 2 फैक्टोरियल तुम जानते ही हो, तो उसको तुम्हें 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. तो 19 माइनस 1 कितना होता है, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर, जिसमें जिसमें डेलीगेट्स विल ऑलवेज सिट टुगेदर, 2 delegates will always sit together. तो इस तरह से आपको सर्कुलर परमुटेशन को समझने में मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. और बाकी तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स मैंने समझा ही दिया है. ऐसे सिचुएशन में जब आपसे पूछे हाँ इन कि अगर 10 डिफरेंट बीट्स हैं हमारे पास, 10 डिफरेंट बीट्स हैं, सो इन हाउ मेनी वेज or in how many ways we can form necklace, necklace using 10 different beads. So in this necklace ठीक है बच्चे. there are n different beads to form a necklace. In how many ways necklace can be formed? So in that situation it is 10 minus 1 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बाय 2, दैट इज 9 फैक्टोरियल बाय 2. ये हो जाएगा करेक्ट आंसर. सिंपल है बेटा. अब ये सब तो बेसिक चीजें हैं, सीख गए हो. मुझे लगता है आज यही सर्कुलर